साथियों, आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर। तो डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में जो है सो सबको अधिकार है बराबर का, और सुख सुविधा का, राज सत्ता का, सब कुछ में भागीदारी बराबर का हो, सबको सब अधिकार है। इस चीज का नाम है लोकतंत्र, क्योंकि जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा ही होता है, जनता के लिए ही होता है। ये डेमोक्रेसी कहलाता है। कहा भी जाता है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो ऐसे ही संबंधित हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हुए हैं। तो दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी, जनतंत्र का जन्म। और जनतंत्र का जन्म कविता उनका 4 पंक्तियां हैं, उसमें कुछ पंक्तियों का जिक्र करते हुए हम आगे उस पर कुछ बात रखना चाहते हैं। आप लोगों को जैसा लगेगा उस पर वैसा कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग जनतंत्र की जन्म पर चर्चा करते हैं। ये दिनकर जी की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। एक ऐसे कवि थे जो हमारे पार्लियामेंट की, हमारे संसद में राज्यसभा के सदस्य भी हुआ करते थे, और नेहरू जी के समय में इनको राज्यसभा सदस्य बनाया जाता था, और नेहरू जी की नीतियों का ये खुलकर विरोध भी करते थे। ये उस समय की कविता है जब देश आज़ाद हुआ था। सबको एक आशा अपेक्षा देश से जगी थी कि गोरे यहाँ से भाग गए, अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ और हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं, और हमारी शासन व्यवस्था शुरू होगी और हम सब की शासन में, सत्ता में भागीदारी होगी। हमारा अपना शासन होगा, खुद का होगा, खुद के लिए होगा, खुद के द्वारा होगा। तो ऐसे स्थिति में उनका जनतंत्र के जन्म कविता का क्या आशय है, इनकी महत्वपूर्ण 4 पंक्तियों का जिक्र करते हुए मैं करना चाहता हूं। पंक्तियां हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक अपनी कविता में, और इन कविता के इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, सदियों के पूर्व से जो आग बुझ चुकी थी, जो राख ठंडी हो चुकी थी, वह फिर से सबके भीतर चिंगारी के रूप में फूट पड़ी है, निकल पड़ी है। तात्पर्य यह है कि सदियों पुरानी दास्ता के बंधन के कारण जो भारतवासियों का पौरुष ज्वाला ठंडा पड़ गया था, वह फिर से जागृत हो उठा है, किंतु उसमें से फिर से लपटें उठने लगी हैं और भारतवासी फिर से जाग चुके हैं। पौरुष की आग फिर से दहक उठी है, जल उठी है, विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी है। इस प्रकार विद्रोह की चिंगारी भड़की है कि सोई जवानी अंगड़ाई लेकर जाग उठी है। इसलिए कभी समय की धारा के विपरीत चलने वालों को चेतावनी देता है, उन्हें यह समझाता है, और समझाते हुए कहता है कि जनता आ रही है, जनतंत्र का जन्म हो चुका है, जनतंत्र का रथ चल चुका है, वह निकट पहुंचने वाला ही है, उसके पहियों का घर घर नाद सुनाई पड़ने लगा है। ऐसी स्थिति में उसके पहियों का जब रथ घर घर नाद सुनाई पड़ने लगा है, ऐसी स्थिति में अब उसके पथ को अवरुद्ध करना बेकार है, उसको अवरुद्ध करना बंद करो, उसके रास्ते से हट जाओ, अवरोध मत खड़ा करो, क्योंकि सिंहासन खाली करो। जनता आ रही है, जनता स्वाभिमानी है, जनता स्वयं को मूर्धाभिषिक्त करेगी, स्वयं को सिंहासनारूढ़ करेगी, वह स्वयं सिंहासन पर बैठेगी। ये जनता का स्वागत करो, ऐसी जनता का स्वागत करो, वह सिंहासन खाली करवा के ही रहेगी। कवि कहना चाहता है कि भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को नए गणतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में भारत के अभ्युदय के उपलक्ष्य पर
लिखा और उसका जनतंत्र की नई नई आशा जगी थी। इसलिए कुछ लोग स्वतंत्रता और जनतंत्र दोनों की आलोचना कर रहे थे, तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से प्रतिगामी भारतीयों को चेतावनी देता है और कहता है, सिंहासन खाली करो, आम जनता का अधिकार इस पर है, जनता शासन स्वयं करेगी, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, वह खुद को सिंहासनारूढ़ करेगी, मूर्धाभिषिक्त करेगी। बस आज अभी इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद।